हाँ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जब रेसिपिएंट और डोनर उन दोनों का जीनोटाइप और फिनोटाइप वो सेम हो, सिमिलर हो, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ्ट होगा वो एक्सेप्टेड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो किडनी जो थी मेरे अंदर रेसिपिएंट के बॉडी में जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो इजीली अपना फंक्शन कर सकती है, क्योंकि भाई मेरे जीनोटाइप फिनोटाइप उस किडनी के अकॉर्डिंग परफेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज कीजिए स्टार्टिंग में मेरे किसी कजिन ने बोला कि नहीं मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूं, तो डोनर यहाँ पर मेरा कजिन हो जाता है, ठीक है। तो उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप चेक होंगे मेरे से। अगर रेसिपिएंट और डोनर के जीनोटाइप फिनोटाइप सेम नहीं हुए, ठीक है, सेम नहीं होते हैं, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ्ट होगा आपका, यहाँ पर ग्राफ्ट हम किसे बोलते हैं, जिसे हम इम्प्लांट करने वाले हैं, जो ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑर्गन लिया है, कोई टिश्यू भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो ग्राफ्ट है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, योर ग्राफ्ट विल बी रिजेक्टेड, ओके। अब ये रिजेक्शन की प्रोसेस है ना सेकेंड ईयर, ये रिजेक्शन की, एक्सेप्टेड की नहीं बोल रहे हैं, हम रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है ना, यहाँ इसके लिए जो जज, हम यहाँ पे जज का वर्ड यूज करेंगे, जिसने जजमेंट दिया है ना कि नहीं ये किडनी आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, वो होता है एमएससी, ठीक है। एमएससी ने कहा कि नो, रेसिपिएंट की बॉडी के लिए डोनर की जो किडनी थी वो अच्छी नहीं है। इसके लिए क्या करेगा, तो यही प्रोसेस होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन की। अगर आपने फिर भी किसी कंडीशन में इस तरीके से कर देते हो आप ट्रांसप्लांटेशन भी, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो किडनी भी मर जाएगी, मतलब फंक्शन नहीं करेगी, खराब हो जाएगी, इट मीन्स, ठीक है। अभी ऐसा होगा कैसे, बेसिकली ऐसा होगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ग्राफ्ट रिजेक्शन की प्रोसेस हो रही थी लेकिन फिर भी किडनी आपने ट्रांसप्लांट कर दी, तो इस कंडीशन में किडनी के बॉडी में जाते ही ये क्या करेगी, इसके टिश्यू एंटीजेंस फॉर्मेशन करने लगेंगे। एंटीजन को फॉर्मेट होते ही देखकर जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी उस एंटीजन को किस वे में रिकॉग्नाइज करेगी, नॉन सेल्फ प्रोटीन के, ठीक है। जो नॉन सेल्फ प्रोटीन के वे में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी का नहीं है। नॉन सेल्फ प्रोटीन ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया था, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही एंटीजन आपकी बॉडी में फॉर्म होते हैं वैसे ही रेसिपिएंट, यहाँ रेसिपिएंट हमने खुद को बनाया था भाई एग्जाम्पल के तौर पर, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, इस एंटीजन के प्रति अपने कुछ रिस्पॉन्स शो करेगी, रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स के नेम पर वो किसी तरह की एक्टिविटी करेगी, लाइक या तो वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी, भाई एंटीजन आया है, अदरवाइज वो CMI AMI, आपने कई सारी रिएक्शंस भी पढ़ ली हैं एंटीजन एंटीबॉडीज के बीच में होने वाली, उनमें से कोई भी अपना एक रिस्पॉन्स शो करेगी उस एंटीजन्स के लिए, ठीक है। और वो एंटीजन जो है धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, किल हो जाता है, ये आप सभी जानते हैं, चाहे वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो, ऑक्सीनेशन की हो, कंपोनेंट फिक्सेशन की हो, एनी काइंड हो। तो धीरे इस तरह से करके जो आपकी किडनी थी ग्राफ्ट रिजेक्ट होने के बावजूद भी फिर वो धीरे धीरे किल हो जाएगी, मतलब फंक्शन नहीं कर पाएगी, इट मीन्स मेरी बॉडी में, ठीक है। अब क्लियर हुआ यहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन की जो प्रोसेस थी वो किस वे में होती है, और ये ग्राफ्ट रिजेक्ट जो होता है वो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, जिम्मेदार होता है यहाँ पर आपका MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड सेल्स होते हैं इन पर ये फॉर्म करने लगते हैं एंटीजेंस, ये जो एंटीजेंस थे ना ये फॉर्म होते हैं MHC, ठीक है। चलें, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज थी जो आप लोगों को क्लियर थी, कल भी शायद क्लियर थी, होप सो। आप लोगों को जो जहां तक है प्रॉब्लम थी वो टाइप्स में आई होगी क्लास, चलिए
तो यहाँ अगर हम क्लासेस की बात करते हैं तो हम MSc के कितने वो होते हैं भाई, MSc को हम 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। 4 टाइप्स मीन क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल, यहाँ लिख देती हूँ चलो, ठीक है। यहाँ हमने इसे 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा, जो क्लास फर्स्ट था, ठीक है, क्लास फर्स्ट की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्लास फर्स्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, वो एंटीजेंस प्रोटीन को वही बनाएंगे। तो उन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस पर प्रेजेंट रहते हैं, आपके प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स तो सभी जानते होंगे, प्लेटलेट्स एंड लिम्फोसाइट्स की सरफेस पर, ठीक है। हम यहाँ सरफेस की बात करें भाई, कोई भी अभी बताया था सरफेस पे ही तो प्रेजेंट था यहाँ, ठीक है। तो प्लेटलेट्स एंड लिम्फोसाइट्स की सरफेस पर प्रेजेंट रहेंगे एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। जो आपने अभी देखी थी प्रोसेस, वो किसकी थी, ग्राफ्ट रिजेक्शन की थी। तो जो क्लास फोर्थ में से जो ओनली क्लास फर्स्ट होती है वो होती है आपकी मेनली ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। सेकंड नहीं होती, थर्ड नहीं होती, फोर्थ भी नहीं होती है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग क्लास सेकंड की बात करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, द क्लास सेकंड मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट ऑन मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, बी सेल्स एसेट्रा, ठीक है। इसे हम बेसिकली IA के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, IA की फुल फॉर्म क्या बताई थी अब थोड़ी देर पहले, इम्यून एसोसिएटेड एंटीजन। इट मीन्स ये जो आपकी क्लास सेकंड है, ये आपका जो क्लास सेकंड मॉलिक्यूल है, ये किसे रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स को। इम्यून रिस्पॉन्स मीन इम्यून सिस्टम को। रिस्पॉन्स तो कई तरीके से हो सकता है, ठीक है। वही सिर्फ क्लास सेकंड जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को वो रेगुलेट करता है, ठीक है। क्लास थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो क्लास थर्ड जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो आपका प्रेजेंट रहेगा कॉम्प्लीमेंट्स बताए थे आप लोगों को याद हो तो शॉर्ट में बता देते हैं, C1 to C9 याद है। लेकिन यहां पर जो ये C2, C4 एंड फैक्टर बी पे प्रेजेंट रहते हैं ये, ठीक है। यहां पर अगर हम इसकी बात करें फैक्टर बी की, तो फैक्टर बी क्या होता है, ये आपके ब्लड में सर्कुलेट करने वाले सिंगल ग्लाइकोप्रोटीन की चेन होती है, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन की चेन होती है जनरली, जो आपके ब्लड में सर्कुलेट करती रहती है।
और ये जो क्लास थर्ड मॉलिक्यूल है, क्लास थर्ड मॉलिक्यूल जो है वो उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है दे रेगुलेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो सभी को पता है, अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में बताया था, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है क्लास थर्ड। वहीं अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, क्लास फोर्थ, देन क्लास फोर्थ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट ऑन TLA, means T cells of ल्यूकेमिया, ठीक है। यहाँ अंडरलाइन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये टर्म मुझे आपसे डिस्कस करना है। ल्यूकेमिया कल भी बताया था, ल्यूकेमिया एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो WBC है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, तो इनका जो नंबर होता है, मतलब काउंट जो होता है वो भाई हर किसी की एक पर्टिकुलर रेंज होती है। किसी भाई ब्लड आप सब जानते होंगे, ठीक है, तो उसमें हर किसी से आप हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो गर्ल्स में अलग होता है, बॉयज में अलग होता है, लेकिन एक नॉर्मल होता है, ठीक है, कि इतना होना चाहिए। गर्ल्स में 11 से 12 होना चाहिए, बॉयज में तो 14 तक होता है जनरली। लेकिन WBC का भी होता है कुछ 8,000 to 10,000, कहीं आपको 11,000 में मिल जाता है। किसी आप पैथोलॉजी लैब पर जाएंगे तो हल्का हल्का वेरी भी करता है, मगर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। अगर इसका जो नंबर है WBC का अचानक इंक्रीज कर जाए, बहुत ज्यादा इन न्यूमरस, मतलब बहुत ज्यादा एनहांसमेंट हो जाए WBC के नंबर में, तो ये जो कंडीशन आ जाती है बॉडी में, उसे डॉक्टर्स नाम देते हैं ल्यूकेमिया की प्रोसेस, ठीक है। उसे हम नाम क्या देते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ये एक डिसीज होती है ल्यूकेमिया, जो जनरली हम किस नाम से जानते हैं? ब्लड कैंसर के नाम से, ठीक है। तो उस ल्यूकेमिया में क्या होता है, जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, उनका काउंट अचानक इंक्रीज कर जाता है और बहुत ज्यादा कर जाता है। अगर यही चीज डिक्रीज कर जाए तो कल एक टर्म और बताया था, क्या टर्म था वो था ल्यूकोपीनिया, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, वो टर्म क्या था? ल्यूकोपीनिया, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ल्यूकेमिया की, तो ल्यूकेमिया के जो T सेल्स होते हैं उन पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? आपके क्लास फोर्थ मॉलिक्यूल, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये आपके जो आपकी प्रिमिटिव सेल्स होती हैं उन पर एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं और किसे रेगुलेट करते हैं? आपके ल्यूकेमिया पर जो T सेल्स होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि MSC का एक फंक्शन जो होता है वो T सेल की हेल्प करना होता है। वो T सेल की क्या करता है? हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में किसी भी एंटीजन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये 4 क्लासेस कंप्लीट होते हैं, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब बताइए क्लासेस में किसी को कोई परेशानी है? देखिए इसमें अगर एग्जाम में कुछ आता है ना क्लास, तो डेफिनेशन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड टाइप्स ऑफ MHC, ह्यूमंस और माइस में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके लोकस, बस यही आएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा, अब पता नहीं समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। बताएं आप, कोई परेशानी है या सबको समझ में आ रहा है? क्लास राइटिंग समझ में आ रही है? इस पर सब कुछ दिख रहा है ना सभी को? आ गया मैम, ग्रेट। कोई परेशानी तो नहीं है ना टाइप्स में? ऑल इज क्लियर? गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताएं। अभी थोड़ी देर पहले माइस के बारे में बताया था कि जो MHC जो प्रेजेंट होते हैं माइस में और जो ह्यूमंस में, वो क्लियर थे या उसको भी रिपीट करना है एक बार? क्योंकि अब टाइम जल्दी अप हो जाएगा, तो या तो कल से ही स्टार्ट करें अपना माइक्रोबायोलॉजी। बताएं आप, सब कुछ क्लियर है ना बेटा सभी को?
माइस ह्यूमंस में किस तरह से क्या रहता है? 5 मिनट। ओके ठीक है, तो आज आपका एमएससी हैज फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड। अब आपको जो क्लियर करना है वो है एएमआई एंड सीएमआई, ठीक है, एएमआई एंड सीएमआई क्लियर कर लेते हैं एक बार और, कल 1-2 दिन और लग जाएंगे, शायद 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे उसे, एक बार रिवाइज और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन बी। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए क्लास, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सेक्शन बी में आपका क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपको क्या क्या स्टडी करना है? माइक्रोबायोलॉजी में आपको स्टडी करना है बेसिकली अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, मतलब बैक्टीरिया के बारे में जितना भी कुछ जानते हैं सब कुछ आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कुछ आता है। बैक्टीरियाज हैं, आपके वायरसेस हैं, लेकिन आपके जो माइक्रोबायोलॉजी आपके सिलेबस में जो है वायरस के बारे में बहुत कम है, बैक्टीरिया के बारे में ज़्यादा है, ठीक है। बहुत से बच्चे जनरली कंफ्यूज होते रहते हैं। बैक्टीरियोफेज के बारे में मुझे नहीं पता, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, कंफ्यूज भी होते रहते हैं। ये मैं जितनी बारी बताती हूँ उतनी बार कम पड़ता है मुझे। बैक्टीरियोफेज जो है ना क्लास, ये एक वायरस होता है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, बैक्टीरिया नाम देखते ही इसको बैक्टीरिया का टर्म दे देते हैं कि बैक्टीरियोफेज इज अ बैक्टीरिया, बट नो, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, ठीक है, जो क्या काम करता है, जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए हम बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। आपको आज तो खैर इतना ही करना है, ज़्यादा करना नहीं, इसलिए आपको आज थोड़ा सा बता दे रहे हैं बस, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में बार बार नहीं बताया जाएगा। बैक्टीरियोफेज जब भी टर्म आएगा आप फटाफट से रिकॉग्नाइज कीजिएगा एज अ वायरस, ऑलराइट, ठीक है क्लास। तो कोई परेशानी तो होगी नहीं। तो एक काम करते हैं, आज की मीटिंग फिर इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं एएमआई एंड सीएमआई, ठीक है।